नमस्कार साथियों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम सभी 10 मिनट में हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बताइएगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प ब ये अल्प प्राण वर्ण है। देखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे प वर्ग में प हो गया, फिर तीसरा वर्ण यानी कि ब हो गया, फिर पांचवा वर्ण यानी म, ये अल्प प्राण वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, छ और झ ये महाप्राण वर्ण है। देखिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे च वर्ग का छ और चौथा व्यंजन झ महाप्राण वर्ण होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए दंत्य। दोस्तों, त वर्ग जैसे त, थ, द, ध, न, इन सभी का उच्चारण स्थान दांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पिछला भाग काम करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन नंबर बी अस्थाई का शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बारात इसका शुद्ध वर्तनी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है साथियों, बारात नहीं, बारात शुद्ध वर्तनी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पवित्र में कौन सी संधि है या पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि। दोस्तों, पवित्र में अयादि स्वर संधि है। देखिए, अयादि स्वर संधि को आप किस तरीके से याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि इसमें अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होता है। जैसे पवित्र में 3 अक्षर है और साथियों इसमें ए ओ की मात्रा नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अयादि संधि को आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धराधन ईश, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, धरेश में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण स्वर संधि है, याद रखिएगा। मैं आपको पीछे भी गुण संधि को पहचानने की ट्रिक बता चुका हूं और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर शब्द के ऊपर एक मात्रा हो, जैसे ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो, तो वहां पर गुण स्वर संधि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों, महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण और इसमें भी गुण स्वर संधि होगा क्योंकि यहाँ पर भी ओ की मात्रा आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वह उनकी मेज है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम का वह उनकी मेज है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों, एक और उदाहरण से इसे समझिए। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है कि पुस्तक मेरी ही है, तो यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। जहाँ पर भी निश्चित हो कि यह मेरी है या वह मेरी है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। वह स्वयं गाड़ी चलाती है किस सर्वनाम का उदाहरण है? दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिएगा साथियों, आप अपने, स्वतः, स्वयं या खुद आदि शब्द जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर आपको निजवाचक सर्वनाम की तरफ जाना है। निजवाचक सर्वनाम में इन सभी का प्रयोग होता है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। जहाँ पर भी शब्द में आप, अपने, स्वतः, स्वयं या खुद आदि शब्द दिखे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए साथियों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस हैं। पूछा गया है किसमें अकर्मक क्रिया है।
तो साथियों इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो भी चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो वह खत्म होगा ही, और जब वह खत्म होगा तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर खत्म नहीं होगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। देखिए, श्याम भात खाता है तो यहाँ पर क्या खत्म होगा? भात। देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, उसकी कमीज है। तो क्या किसकी कमीज है? उसकी है। कमीज पहनेगा तो खत्म होगा। मैंने उसे पुस्तक दी, पुस्तक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। ज्योति रोती है, साथियों यह अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि रोने पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? दोस्तों, परीक्षा शब्द तत्सम शब्द में आता है, और इसका जो तद्भव होगा वह होगा परख। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कचौड़ी शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर बी तद्भव। दोस्तों, कचौड़ी एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होगा कच्छ पूरिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम यौगिक कहते हैं। देखिए, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्या धन आलय। और यौगिक में हर खंड का अर्थ होता है, जैसे विद्या बराबर ज्ञान और आलय बराबर घर। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र शार्दुल या शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अन्य ऑप्शंस को देखें तो साथियों, अहि की बात करें, अहि का अर्थ होता है सर्प। हिरन की बात करें तो हिरन को आप जानते हैं, और कुरंग भी साथियों हिरन का ही पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची को भी आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द है? साथियों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा क्वेश्चन है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुरसरी या गंगा का पर्यायवाची शब्द जाह्नवी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, गंगा का एक और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है त्रिपथगा। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? साथियों, दर्प का अर्थ होता है घमंड, और घमंड, अहंकार, अभिमान ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। घमंड, अहंकार, अभिमान दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिरंजन। साथियों यहाँ पर चिरंतन होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम शब्द होगा नस्वर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, और इसका विलोम होगा समाप्ति। तो साथियों, समाप्ति का क्या अर्थ होता है? इतिश्री। ऑप्शन सी श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों, देशांतर में तत्पुरुष समास होगा। जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। साथियों, दीनानाथ का समास विग्रह होगा दिनों का नाथ। इसमें दूसरा पद प्रधान है, और इसमें एक विशेष भी है। तो दीनानाथ में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण है, जबकि चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथियों, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जिस भी छंद के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, सम चरण यानी कि जिस भी छंद के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उन्हें हम दोहा कहते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? साथियों, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं रचना यानी पुस्तक और उनके लेखकों की। तो अगर आपको हिंदी के रचना को ट्रिक से याद करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप 100 से अधिक रचनाओं को ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। साथियों, आप इसे ट्रिक से एकदम आसानी से याद कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। साथियों एक बार मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि अगर आपको हिंदी के रचनाओं को याद करना है ट्रिक से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को देखकर आप ट्रिक के माध्यम से 100 से भी अधिक रचनाओं और उनके लेखक को आसानी से याद कर सकते हैं। वहां पर जाकर इन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? तो साथियों आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसमें से कौन सा होगा गोद में सोने वाली स्त्री के लिए? अंकसायनी। दोस्तों गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहते हैं। अंक का अर्थ होता है गोद। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यह आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो आशा है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।